25,83,000 चश्मदीद गवाह हैं मिलॉर्ड। चश्मदीद गवाहों को मतलब न्यू आइडिया, आइडिया 3G स्मार्टफोन, YouTube, Facebook, Twitter और इंटरनेट के पावर के साथ। There's a perfect match for everyone. For your beloved, nothing but the best friends. Let's leave the world behind. Keep moving forward. Let's leave the world behind. The new Toyota Fortuner, the art of power. प्रणब मुखर्जी के बजट में इकोनॉमी की जो तस्वीर पेश की गई है वो बहुत अच्छी नहीं दिखती। वित्त मंत्री ने माना है कि इस साल के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ 7% के नीचे रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि वित्तीय घाटा बढ़कर 5.9% पर जा पहुंचा है। लेकिन असल बात यह है कि वित्त मंत्री ने अगले साल के लिए एक व्यवहारिक रुख अपनाते हुए ये टारगेट कुछ आसान कर दिए हैं। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि खुशहाली के दिनों में तो सब साथ होते हैं, लेकिन मुश्किल के दिनों में वो अकेले हो जाते हैं। The life of a finance minister is not easy. When everything goes well with the economy, we all share in the joy. However, when things go wrong, it is the finance minister who is called upon to administer the medicine. इकोनॉमी की घटती रफ्तार के बीच वित्त मंत्री खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। हालांकि अब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। 2012 के लिए जीडीपी की रफ्तार 6.9% बताने के बाद उन्होंने उसकी वजहें भी गिनाई। दुनिया भर में छाई मंदी, कच्चे तेल के बढ़ते दाम, आसमान छूती महंगाई और बढ़ती सब्सिडी की वजह से इस साल ग्रोथ का झटका लगा है। बीते 2 साल करीब 8.5% की रफ्तार से बढ़ने के बाद इस साल ग्रोथ 7% के भी नीचे आ गई। हालांकि बजट भाषण के बाद ऐसा लगता है कि सरकार ने अपना सबक सीख लिया है। Taking a bird's eye view of the entire economy and keeping in mind the difficult global environment, I expect India's GDP growth in 2012-13 to be 7.6% plus minus 0.25%. I expect the average inflation to be lower next year. I also expect the current account deficit to be smaller, aided by improvement in domestic financial saving. सरकार के बढ़ते खर्च का असर वित्तीय घाटे पर भी पड़ा है। पिछले बजट में प्रणव दा ने वित्तीय घाटे का लक्ष्य 4.8 रखा था, लेकिन बढ़ते खर्चों के बीच ये आंकड़ा 5.9 पर पहुंच गया। पिछले साल ग्रोथ धीमी पड़ने की वजह से सरकार को लक्ष्य से 32,000 करोड़ रुपए कम डायरेक्ट टैक्स मिला। इतना ही नहीं, कच्चे तेल के बढ़ते दामों से आम लोगों को बचाने के लिए सरकार ने 49,000 करोड़ रुपए की फ्यूल सब्सिडी भी दी। सरकार ये आरोप भी झेलती रही कि नरेगा जैसी सोशल स्कीमों में पैसा डालकर वो पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर रही। इसीलिए अब वित्त मंत्री सब्सिडी जरूरतमंदों तक सीधा पहुंचाने का प्रबंध कर रहे हैं। Subsidies would be funded to the extent they can be borne by the economy without any adverse implication. It would be my endeavor to restrict the expenditure on central subsidies to under 2% of GDP in 2012-13. Over the next 3 years, it will be further brought down to 1.7% of GDP. Our efforts now will be directed towards better targeting and leakage-proof delivery of the subsidies. सरकार अब टारगेटेड सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। डायरेक्ट ट्रांसफर और रीइंबर्समेंट जैसे तरीकों से सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो पैसा सरकार के खाते से निकल रहा है वो सीधे जरूरतमंद आदमी के पास पहुंचे। साथ ही सरकार ने विनिवेश के टारगेट को भी घटाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बजट में सरकार ने अपने लिए ऐसे लक्ष्य रखे हैं जो हासिल हो सके और पिछले साल की तरह उसे शर्मिंदगी महसूस न करनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्ष ने प्रणब दा के बजट की जमकर आलोचना की है। बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और सीताराम येचुरी का कहना है कि यह बजट सिर्फ महंगाई बढ़ाने और देश को पीछे धकेलने वाला है। जो दिनेश त्रिवेदी के साथ हुआ वही हाल उनका न हो जाए, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही घिसा पिटा बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें कहीं कोई फोकस नजर नहीं आ रहा है, जिसमें कोई बड़ा आइडिया नहीं है, जिसमें कोई बड़ा पिक्चर नहीं है
और जो चुनौतियां हैं उसका दूर दूर तक मुकाबला करने में ये बजट सफल नहीं होगा। आज के दिन जरूरत क्या था? एक, हमारे देश के आर्थिक विकास के दर को बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठानी चाहिए थी, और दूसरी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण, जनता के ऊपर जो आर्थिक बोझ जो बढ़ते जा रहे हैं उनसे राहत जो है जनता को दिलवाना था। लेकिन सरकार के अपने मंत्रियों ने इस बजट का खुले दिल से स्वागत किया है। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने तो वित्त मंत्री के बजट को 10 में से 10 नंबर दे दिए हैं और वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने एक्साइज बढ़ाने पर वित्त मंत्री का जोरदार बचाव किया है। वित्त मंत्री को संतुलन या बैलेंस करना ज़रूरी है। एक, हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है, 5.9% पे चला गया, अब उसको कम करके लाना है, इसीलिए कुछ कदम उठाना ज़रूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि अगर आप ग्रामीण विकास को कॉम्प्रिहेंसिवली देखें तो जो खर्च पिछले साल 91,000 करोड़ रुपया था, इस साल करीब 99,000 करोड़ रुपया हुआ है। और खास तौर से जो विशेष ध्यान पेयजल और स्वच्छता पर दिया गया है वो बिल्कुल मैं स्वागत करता हूं। बजट में वित्त मंत्री ने सब्सिडी का बोझ आधा करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन ये होगा कैसे, इस पर सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। बजट के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सब्सिडी घटाने के लिए सरकार को सख्त फैसले लेने होंगे और इसके लिए सरकार सहयोगी दलों से बात करेगी। Is a task which would, I think, require the government to put forward an effective program for adjusting the prices of petroleum products and adjusting other relevant prices. So we have to bite the bullet. There is no other way in which you can reduce subsidies. These are compulsions of managing a coalition. There will be difficulties, there have been difficulties, but ultimately if the government is to govern. और क्या बजट ने खत्म कर दिया ब्याज दरें घटने की उम्मीद? क्या कहना है आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर का, सुनेंगे इस ब्रेक के बाद।